हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। बेटा अगर हम लोग बात करें तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने यूनिट कंप्लीट कर ली थी मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी जो यूनिट हमने कंप्लीट की थी उसके मैंने आप लोगों को बोला था एमसीक्यू कराऊंगा, ठीक है। उसके एमसीक्यू अभी कराऊंगा, लेकिन उससे पहले हम नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट यूनिट के कुछ कॉन्सेप्ट कंप्लीट करने के बाद मैं मॉनेटरी पॉलिसी के एमसीक्यू आपको कंप्लीट कराऊंगा। आप सबको मैंने बोला था कि मॉड्यूल लाना जिसके पास आ गई है, अगर नहीं है कोई बात नहीं। अभी मैं मॉनेटरी पॉलिसी के जब एमसीक्यू कराऊंगा तब मैं आपके साथ सबके साथ पीडीएफ शेयर कर दूंगा, ठीक। अब वापस आते हैं, प्लीज देखिए। जो नेक्स्ट यूनिट हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज, यूनिट का नाम क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी डिमांड। यूनिट का नाम है बेटा द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी डिमांड। दैट इज द नेक्स्ट यूनिट जो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। और इस यूनिट की अगर हम लोग बात करें तो बेटा चैप्टर वही है मनी मार्केट। चैप्टर कौन सा है बेटा? मनी मार्केट। मनी मार्केट के अंदर बेटा टोटल 3 यूनिट्स हैं, जिसके अंदर हम लोगों ने एक यूनिट कंप्लीट की है, दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी। जो नेक्स्ट यूनिट आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं वो यूनिट का नाम है बेटा द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी डिमांड। दैट इज द नेक्स्ट यूनिट। और चैप्टर का नाम क्या है बेटा? मनी मार्केट। तो चैप्टर तो बेटा मनी मार्केट है। मनी मार्केट के अंदर बेटा टोटल 3 यूनिट्स आर देयर, और उसके अंदर हम लोगों ने एक यूनिट कंप्लीट की है। नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी डिमांड। अब वापस आता हूं, एक तरीके से ये मान लो ये नया चैप्टर है, या ये मान लो ये नई यूनिट है, चैप्टर मनी मार्केट है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं बेटा ये अलग अलग चैप्टर की फॉर्म में दे रखी है सारी चीजें, ठीक। अब अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट, प्लीज ध्यान से सुनिए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो इस यूनिट में हमें पढ़ना है, सर सबसे पहला कॉन्सेप्ट मनी की डेफिनेशन। सबसे पहला कॉन्सेप्ट सर मनी की डेफिनेशन। आप एक बात ध्यान से सुनिएगा, आपके मॉड्यूल के अकॉर्डिंग, मैं आपके मॉड्यूल के अकॉर्डिंग जो डेफिनेशन है वो समझा रहा हूं, ठीक है। मनी की डेफिनेशन आपके मॉड्यूल के अकॉर्डिंग जो है मैं वो समझा रहा हूं, इस पे फोकस करो। सबसे पहला पॉइंट बेटा, मनी की डेफिनेशन में क्या लिखा है? मनी कैन बी एनीथिंग, वर्ड पे फोकस करो। मनी कैन बी एनीथिंग दैट सर्व। सर क्या मतलब है इसका? मतलब क्या बोला आपके मॉड्यूल ने? मनी कैन बी एनीथिंग दैट सर्व। सर दैट सर्व के बाद क्या लिखा? 3 पॉइंट। 3 पॉइंट का मतलब सर देखो ध्यान से, पहला पॉइंट इन्होंने क्या लिखा? दैट सर्व स्टोर ऑफ वैल्यू। इसका मतलब सर मनी किसको बोलेंगे? मनी कैन बी एनीथिंग दैट सर्व स्टोर ऑफ वैल्यू। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू? वो चीज जिसको आज हम स्टोर करके रख सकते हैं और फ्यूचर में क्या करें, उस चीज को रीयूज कर सकें। मींस ऐसी चीज जिसको आज हम स्टोर करके रखें और फ्यूचर में हम उसको क्या कर पाएं, रीयूज कर पाएं, और उसकी वैल्यू में कुछ भी गिरावट ना आए, तो उसको क्या बोलेंगे बेटा? मनी। इसका मतलब सर पॉइंट समझो, मनी कैन बी एनीथिंग दैट सर्व। पहला पॉइंट लिखा है स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब है जिसको आप क्या कर सकें बेटा? स्टोर कर सकें और फ्यूचर में उसको क्या कर सकें? रीयूज। सेकंड पॉइंट आता है बेटा, सेकंड पॉइंट यूनिट ऑफ एक्सचेंज। यूनिट ऑफ एक्सचेंज, या यूनिट ऑफ एक्सचेंज की जगह मीडियम ऑफ एक्सचेंज लिख रहा हूं यहां पे। यूनिट ऑफ एक्सचेंज की जगह लिख रहा हूं बेटा मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब बेटा यहां पे क्या है, ध्यान से समझिए। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब आपको कोई भी चीज क्या करनी है? सेल करनी है, और सामने वाला आपको क्या कर रहा है? सॉरी, आपको कोई भी चीज परचेज करनी है और सामने वाला क्या कर रहा है? सेल कर रहा है। तो बेटा एक बात याद रखना, कोई भी चीज आप करने गए बाय और सामने वाला कर रहा है सेल, तो जिससे आप कोई भी चीज खरीद रहे हो तो रिटर्न में आप उसको क्या दोगे? पैसा दोगे। इसका मतलब बेटा मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब मैं आपसे कोई चीज खरीद रहा हूं और बदले में मैं आपको क्या दे रहा हूं? पैसा। तो इसको बोलेंगे बेटा मनी। और तीसरा पॉइंट आता है बेटा, इसका तीसरा पॉइंट है बेटा, ध्यान से सुनो। पहला पॉइंट है स्टोर ऑफ वैल्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू? जिस चीज को आज मैं क्या करके रख रहा हूं? स्टोर फॉर फ्यूचर रीयूज। सेकंड पॉइंट बेटा क्या लिखा है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब आपस में हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज। मैं आपसे कोई गुड्स एंड सर्विस खरीदता हूं और बदले में मैं आपको क्या दूं? पैसा दूं। और इसके बाद एक चीज और है, दैट इज कॉमन बेस। कॉमन बेस का मतलब बेटा यहां पे क्या है, ध्यान से सुनो।
मुझे एक बात बताओ, कोई भी चीज अगर आप खरीदने जाते हो, ध्यान से सुनो, कोई भी चीज आप खरीदने जाते हो तो हर चीज का क्या है बेटा, एक प्राइस है। अब मुझे बताओ बेटा, हर प्राइस को, दैट इज हर चीज का जो प्राइस है, हर प्राइस के लिए आपके पास एक ही कॉमन चीज होनी चाहिए, और वो कॉमन चीज क्या है बेटा, मनी। मुझे एक बार बताओ बेटा, ध्यान से सुनो, आप कोई भी चीज खरीदने जाते हैं, कोई भी चीज खरीदने जाते हैं तो बदले में आप क्या देते हैं, हर चीज के बदले में आप क्या देते हैं, पैसा देते हैं। तो बेटा क्या हुआ, मनी क्या है, सब चीजों के लिए एक कॉमन बेस। अब कॉमन बेस का मतलब क्या है, मुझे ये स्टाइलस खरीदना है, तो बेटा ये खरीदने गया तो सामने वाले ने मुझे स्टाइलस दिया, तो मैंने इसके बदले उसको क्या दिया, पैसा। मैंने कोई वॉच खरीदनी है, मैंने वॉच परचेस करी, मेरे पास सामने वाले ने वॉच दी, मैंने बदले में उसको क्या दिया, पैसा। हर चीज के लिए कॉमन बेस क्या है, पैसा। तो बेटा वापस आ रहा हूं, प्लीज ध्यान से सुनो, मनी की डेफिनेशन में 3 पॉइंट लिखे हैं। पहला पॉइंट, मनी क्या है, मनी कुछ भी है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, स्टोर ऑफ वैल्यू। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू, जो आज स्टोर करेंगे जिसको फ्यूचर में क्या कर सकते हैं, रीयूज। दूसरा पॉइंट, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, सामने वाला क्या करेगा, सेल, मैं उससे क्या कर रहा हूं, बाय कर रहा हूं, परचेस कर रहा हूं, और बदले में क्या दे रहा हूं, मनी। और हर चीज के लिए एक कॉमन क्या है, बेस। कॉमन बेस मतलब कुछ भी चीज मार्केट में आप क्या करते हैं, खरीदते हैं, तो बेटा आप खरीदने के बाद सामने वाले को क्या देते हैं, पैसा देते हैं। इसका मतलब हर चीज के लिए बेटा क्या है, प्राइस है, और प्राइस के बदले आप सामने वाले को क्या देते हैं, पैसा देते हैं। और एक बात, सामने वाला इसको एक्सेप्ट करने से क्या नहीं करता, मना नहीं करता। आप मुझे बताओ ना, सामने वाले को आपने 500 रुपीस का नोट दिया, क्या वो उसको एक्सेप्ट करने से मना करेगा, क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं मनी क्या है, जनरली एक्सेप्टेबल। सब लोगों ने इस चीज को क्या किया है, एक्सेप्ट किया है। अभी और डिटेल में समझ आएगी ये डेफिनेशन जब इससे अगला कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, दैट इज फिएट मनी क्या होता है। लेकिन पहला पॉइंट समझो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी। ध्यान से सुनो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मनी। पहला पॉइंट, मनी कैन बी एनीथिंग दैट कैन सर्व, 3 पॉइंट, स्टोर ऑफ वैल्यू, मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड कॉमन बेस। कॉमन बेस का मतलब हर चीज के लिए एक कॉमन चीज है, एंड दैट इज व्हाट, पैसा। ये डेफिनेशन किस में लिखी है बेटा, ये डेफिनेशन आपके मॉड्यूल ने लिखी है। आप सुन लो, इस डेफिनेशन में एक चीज दिमाग में रख लो, इस डेफिनेशन से आपके मॉड्यूल के अंदर एमसीक्यू गिवन है। अब एक मिनट, इसके अलावा और भी डेफिनेशन आएंगी आगे मनी की, लेकिन फिलहाल के लिए जो स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट है वो मनी की डेफिनेशन में ये है। क्लियर है, पहले इतना अपडेट करो। हेडिंग डालो मनी, हेडिंग डालो बेटा मनी। और एक बात याद रखना, इस पे एमसीक्यू है, डैश जाके लिखो, मनी कैन बी एनीथिंग, मनी कैन बी एनीथिंग that can serve as a, money can be anything that can serve as a। फिर ABC करके 3 पॉइंट लिखना बेटा, मनी कैन बी एनीथिंग दैट कैन सर्व एज a। फिर A पॉइंट लिखो, स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू के आगे डैश डाल के एक लाइन लिखना, स्टोर ऑफ वैल्यू, डैश डाल के एक लाइन लिखो बेटा, विच मीन्स, स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या, इस चीज को हमको क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं फॉर फ्यूचर रीयूज। विच मीन्स पीपल कैन, विच मीन्स पीपल कैन सेव इट, पीपल कैन सेव इट एंड यूज इट लेटर। आज मैं इसको सेव कर रहा हूं और फ्यूचर में इसको यूज कर सकता हूं। हम लोग करते भी हैं, हम पैसे को स्टोर करके रखते हैं और फ्यूचर में उसको क्या कर सकते हैं, रीयूज। तो ये लिख रहा है बेटा, विच मीन्स पीपल कैन सेव इट एंड यूज इट लेटर। अंडरलाइन करो स्टोर ऑफ वैल्यू वर्ड को। सेकंड लिखो बेटा, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मीडियम ऑफ एक्सचेंज।
मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब सामने वाला मुझे क्या कर रहा है और मैं उससे क्या कर रहा हूं, बाय। तो बेटा रिटर्न में क्या दूंगा, पैसा दूंगा। तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के डैश डाल के लिखो समथिंग समथिंग दैट पीपल कैन बाय एंड सेल, समथिंग दैट पीपल कैन बाय एंड सेल। अंडरलाइन करो मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और थर्ड पॉइंट बेटा, एक मिनट, थर्ड पॉइंट कॉमन बेस। कॉमन बेस मतलब हर चीज का क्या होगा एक, हर चीज का क्या होगा एक, और उस प्राइस के लिए हम क्या देंगे। तो बेटा हर चीज के लिए कॉमन बेस क्या निकल के आ रहा है। तो बेटा कॉमन बेस से पहले लिखो यूनिट ऑफ अकाउंट, यूनिट ऑफ अकाउंट। थर्ड पॉइंट में लिखो यूनिट ऑफ अकाउंट, that is price, sorry, that is provide a common base, that is provide a common base for price of goods. Unit of account, that is provide a common base for price of good and services. अब अंडरलाइन करो यहां पे यूनिट ऑफ अकाउंट वर्ड को और कॉमन बेस को। 3 पॉइंट समझो ध्यान से और इन तीनों पॉइंट को दिमाग में रखो। मनी क्या हो सकता है, एक मिनट, मनी क्या हो सकता है जिसको हम क्या कर सकते हैं, स्टोर। दूसरा जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बाय सेल। बाय सेल का मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और तीसरा पॉइंट, हर चीज के लिए एक कॉमन बेस है, दैट इज व्हाट, मनी। मैं मार्केट से कुछ भी खरीदने जाऊंगा, बदले में क्या दूंगा सामने वाले को, पैसा। तो हर चीज के लिए एक कॉमन बेस है, दैट इज मनी, जिसको बोलते हैं यूनिट ऑफ अकाउंट। आई होप तीनों पॉइंट क्लियर हैं। अब हेडिंग डालो नेक्स्ट, इसी के अंदर नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा फिएट मनी। हेडिंग डालो बेटा फिएट मनी। सुना है कहीं ये वर्ड, क्या होता है? जिसने भी सुना है प्लीज मुझे बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिएट मनी। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे तो रखा है आपके मॉड्यूल ने, लेकिन इससे पहले कुछ हिस्ट्री बताई हुई है, वो हिस्ट्री को समझना पड़ेगा, फिर आपको समझ आएगा बेटा फिएट मनी। फिएट मनी का सिंपल सा मतलब वो करेंसी जो गवर्नमेंट इशू करती है। सिंपल सा मतलब हमारे पास जो आज की डेट में पैसा है, उस पैसे को हम क्या बोलेंगे, फिएट मनी। सिंपल सा मतलब वो करेंसी जो कौन इशू करता है, गवर्नमेंट का मतलब आरबीआई जो इशू करता है उस मनी को, दैट इज उस करेंसी को बोलते हैं फिएट मनी। सर तो फिर यहां पे क्या लिखा है फिएट मनी? फिएट मनी का मतलब समझो बेटा, पुराने जमाने से समझा रहे हैं ये हिस्ट्री से। पहले क्या होता था पुराने जमाने में, ध्यान से सुनना बेटा, पुराने जमाने में एक सिस्टम चलता था जिस सिस्टम को बोलते थे बेटा बार्टर सिस्टम। सुना है बेटा? बार्टर सिस्टम का मतलब क्या होता है सुनो, जिसको पता है अच्छी बात है, जिसको नहीं पता प्लीज सुन लो, शॉर्ट में समझाना पड़ रहा है। बार्टर सिस्टम का सिंपल सा मतलब है बेटा, लेट अस सपोज एक पर्सन है ए पर्सन के पास है बेटा वीट। ए पर्सन के पास क्या है बेटा, वीट। और उस ए पर्सन को बेटा क्या चाहिए, राइस चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है, पुराने जमाने में पैसा नहीं हुआ करता था लोगों के पास, ठीक है? तो बेटा पुराने जमाने में लेट अस सपोज एक पर्सन है ए, इस पर्सन के पास है वीट और इसको चाहिए क्या, राइस। तो इस पर्सन को क्या करना पड़ेगा, इस पर्सन को एक ऐसा पर्सन ढूंढना पड़ेगा, ध्यान से सुनो, जिसके पास क्या हो, राइस। साथ साथ उसको किस चीज की नीड हो, वीट की नीड हो। समझो आपके पास, सुन लो, मेरे पास है बेटा वीट, मुझे क्या चाहिए, राइस। आपके पास क्या है, राइस। आपको क्या चाहिए, वीट। इसका मतलब ए पर्सन के पास वीट है, उसको राइस की नीड है। बी पर्सन के पास राइस है, उसको किस चीज की नीड है, वीट की। तो बेटा क्या होता था, ए पर्सन अपनी वीट किसको देता था, बी को, और इससे क्या ले लेता था, राइस। ये सिस्टम चलता था जिसको बोलते थे बार्टर सिस्टम। अब मुझे सोच के बताओ बेटा, ए पर्सन को नीड किस चीज की है, इसको कौन सा पर्सन ढूंढना पड़ेगा, जिसको किस चीज, एक मिनट, जिसके पास क्या होने चाहिए, पहला पॉइंट राइस होने चाहिए, साथ साथ
साथ साथ बेटा किस चीज की नीड होनी चाहिए? वीट की। अब मुझे बताओ बेटा, इस पर्सन को इस पर्सन को ढूंढने में टाइम लगेगा, हां या ना? तो बेटा बार्टर सिस्टम को हटा दिया गया। जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया वो समझाया जा रहा है। तो बेटा ध्यान से सुन लो, पहले चलता था बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम का सिंपल सा मतलब तुम्हें मैंने ये एग्जांपल दिया। फिर क्या हुआ बेटा, फिर धीरे 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 टाइम चेंज हुआ। अब टाइम जैसे जैसे चेंज होता गया, ठीक है, तो लोग क्या करने लग गए? लोग यूज करने लग गए बेटा किस चीज को? मेटल को। सर मेटल मतलब गोल्ड एज वेल एज सिल्वर के कॉइन्स को यूज करने लग गए। इसका मतलब सर जिनको हम लोग सिंपल वर्ड्स में बोलते हैं अशर्फियां, सुना है? बेटा लोग क्या करने लग गए? लोग यूज करने लग गए बेटा मेटल। मींस अगर कोई भी चीज मुझे परचेज करनी है तो बेटा मैं उससे वो चीज परचेज करूंगा और रिवर्स में उसको क्या दूंगा बेटा? सिल्वर या गोल्ड का कॉइन। अब प्रॉब्लम क्या थी? ये जो मेटल थे ये बहुत ज्यादा स्केर्स थे। स्केर्स मतलब बहुत कम थे। दैट इज ये जो गोल्ड और सिल्वर के कॉइन्स थे ये बहुत ज्यादा स्केर्स थे। स्केर्स का मतलब होता है बहुत कम थे। और दूसरी बात, इन गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन्स को जब हम लोग क्या करते थे? कैरी करके ले जाते थे, तो ये बेटा बहुत ज्यादा क्या हो जाता था? हैवी हो जाता था। खुद सोचो आज की डेट में मैं इतने सारे सिक्के कैरी करके ले जाऊं तो बेटा वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाएगा। तो बेटा प्रॉब्लम होने लग गई लोगों को। ध्यान से सुनना क्योंकि कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। पहले क्या होता था? बार्टर सिस्टम चलता था। बार्टर सिस्टम के बाद लोगों ने क्या यूज करने लग गए? गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन्स सेल परचेज के लिए। दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या यूज होने लगा? मेटल। अब मेटल के अंदर प्रॉब्लम क्या होने लगी लोगों को? एक तो मेटल क्या था? स्केर्स। स्केर्स का मतलब क्या होता है? लिमिटेड, बहुत कम थे। दूसरा बेटा मेटल को कैरी करते थे लोग तो बहुत ज्यादा क्या होता था? हैवी। तो बेटा इसके बाद बेटा क्या हुआ? एक सिस्टम आया। उस सिस्टम में बेटा पब्लिक को क्या करना पड़ता था? पब्लिक को अपने गोल्ड और सिल्वर के जो कॉइन्स हैं, पब्लिक इन गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन्स को बेटा क्या करती थी? डिपॉजिट करती थी बेटा कहां पे? फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज के पास। फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज बेटा, यहां पे फाइनेंशियल इंटरमीडियरी मतलब एक तरीके से बैंक मान लो, ठीक है। पब्लिक को जब ये गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन्स बहुत ज्यादा क्या लगने लगे? हैवी, तो बेटा इन गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन्स को पब्लिक कहां पे डिपॉजिट करती थी? बैंक के पास। बैंक पब्लिक को क्या देता था? एक नोट। और उस नोट पे जितनी भी वैल्यू के गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन्स आपने बैंक में क्या करे बेटा, उस उतनी वैल्यू के पब्लिक को क्या दे देते थे? नोट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दिया ₹500 नोट, एक पेपर पे लिख के दे दिया। क्या बैंक ने? ₹500, क्योंकि मैंने जो गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन्स बैंक को डिपॉजिट करे उसकी वैल्यू कितनी थी? 500। अब पब्लिक इस नोट को कैरी करती थी और इस नोट के थ्रू बेटा वो क्या करते थे? क्या करते थे बेटा? बाय या सेल करते थे। इसका सिंपल सा मतलब क्या करते थे? एक्सचेंज। पहला पॉइंट सुन लो जरा ध्यान से। फिएट मनी, अभी मैं फिएट मनी पे नहीं आया। पहला पॉइंट कौन सा सिस्टम चलता था? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम जब हटा तो क्या आया? मेटल के कॉइन्स। मेटल के कॉइन्स में एक प्रॉब्लम थी, वो बहुत ज्यादा क्या थे? हैवी थे, कैरी करने में प्रॉब्लम होती थी। और मेटल के कॉइन्स में एक और प्रॉब्लम थी, वो बहुत स्केर्स थे, कम थे। तो बेटा फिर मार्केट में क्या आया? मार्केट में आए बेटा बहुत सारे फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, जिनको बोलते हैं बैंक। बस सिंपल वर्ड्स में बैंक समझो। अब पब्लिक को मेटल के कॉइन्स को कैरी करने की जरूरत नहीं है। वो मेटल के कॉइन्स कहां डिपॉजिट करेंगे? बैंक में। बैंक उनको क्या देगा? एक एक्सचेंज में नोट देगा। जितने वैल्यू के कॉइन्स आप बैंक में डिपॉजिट करोगे उतने वैल्यू का आपको क्या मिल जाएगा? एक पेपर मिल जाएगा, ठीक है। आप उस पेपर को ले जाके मार्केट से कोई भी चीज क्या कर सकते हो? खरीद सकते हो। और अगर आपको वापस से क्या चाहिए? अपने कॉइन्स, तो ये नोट बैंक को वापस करो, बैंक आपके कॉइन्स क्या कर देगा? वापस। अब एक मिनट, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद जैसे और ज्यादा टाइम चेंज हुआ, जैसे जैसे और ज्यादा टाइम चेंज हुआ, तो बेटा ध्यान से सुनो, मेटल के कॉइन्स को बेटा क्या कर दिया?
ये जो नोट मैंने आपको बताया है, इसके साथ क्या कर दिया, डी लिंक कर दिया, हटा दिया। मींस पहले हमें मेटल के कॉइन्स बैंक को डिपॉजिट करने पड़ते थे और रिवर्स में हमें क्या मिलता था, नोट मिलते थे। तो जैसे जैसे टाइम चेंज हुआ, इन मेटल के कॉइन्स को और नोट को क्या कर दिया, डी लिंक, हटा दिया। और जब ये डी लिंक हुआ तो मार्केट में जन्म हुआ बेटा किस चीज का, फिएट मनी का। फिएट मनी का सिंपल सा मतलब, अब आपको अगर पैसा चाहिए तो रिटर्न में आपको कोई भी चीज डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है, किसके पास, फाइनेंशियल इंटरमीडियरी के पास। सर फिएट मनी का मतलब बेटा है तो एक क्या है, तो एक तरीके से क्या बेटा, पेपर ही तो है। और वो पेपर क्या है, वो पेपर एक तरीके से मटीरियली वर्थलेस है। सर क्या बोल रहे हो, वर्थलेस क्यों है, मुझे एक बताओ। है तो एक तरीके का पेपर, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वैल्यू क्यों नहीं है, क्योंकि है तो एक पेपर। लेकिन सर इसकी वैल्यू क्यों पड़ी, क्योंकि पूरे नेशन के लोगों ने, ध्यान से सुनो, पूरे नेशन के लोगों ने इसको क्या करा, इसको बोला हम इसको क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। इसी वजह से बेटा इसकी क्या हुई बेटा, इसकी वैल्यू इसके साथ क्या हो गई, अटैच हो गई। वापस सुन लो, फिएट मनी का सिंपल सा मतलब वो करेंसी जो गवर्नमेंट इशू करता है। अब मुझे बताओ, गवर्नमेंट जो करेंसी इशू करता है, क्या उसके बदले आपको आज के डेट में कोई कॉइन्स देने की जरूरत है? अब मुझे एक बात सोच के बताओ, है तो पेपर, पेपर है तो पेपर ना, जिसपे लिखा है ₹500, है तो ये पेपर। लेकिन बेटा इस पेपर की वैल्यू क्यों है, क्योंकि सारे नेशन के लोगों ने इसको क्या किया है, एक्सेप्ट। सब लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए बेटा इस पेपर के साथ वैल्यू क्या हो गई, अटैच। अटैच की जगह वर्ड आता है एस्क्राइब हो गई। इसलिए बेटा इस पेपर को क्या बोल देते हैं, फिएट मनी। और ये पेपर छापता कौन है? अब वापस आ रहा हूं, फिएट मनी का मतलब वो पैसा जो गवर्नमेंट इशू करता है, वो करेंसी जो गवर्नमेंट इशू करता है, उसको बोलते हैं फिएट मनी। अब सोच के देखो, क्या इस पैसे को नेशन ने कलेक्टिवली, हम सब ने कलेक्टिवली इसको एक्सेप्ट किया? हम सब मानते हैं ना कि इस पेपर की वैल्यू है, तो तभी तो बेटा ये कहलाता है क्या, फिएट मनी। अब मुझे बताओ, अगर नेशन इस पेपर को एक्सेप्ट ना करता तो क्या इसकी वैल्यू होती? क्या हम इसके थ्रू कुछ भी एक्सचेंज कर पाते? नहीं बेटा, नेशन ने कलेक्टिवली इसको एक्सेप्ट किया, इसलिए बेटा इसको बोलते हैं फिएट मनी। और कुछ भी नहीं है, फिएट मनी का कॉन्सेप्ट आपके मॉड्यूल ने जो लिखा है उसमें हिस्ट्री समझाई है कि कैसे मार्केट में पैसा आया। अब एक बात, स्टार्टिंग में मुझे बताओ, कोई भी चीज खरीदने के लिए मुझे पैसा देना पड़ता था। कौन सा सिस्टम चाहिए, बार्टर सिस्टम। मतलब मुझे चाहिए पेन, तो सामने वाला पर्सन ऐसा ढूंढूं जिसके पास क्या होना चाहिए, पेन। और एक मिनट, पहला पॉइंट, उसके पास पेन है और मेरे पास है पेंसिल। सामने वाले को पेंसिल की क्या होनी चाहिए, नीड। और मेरे को पेन चाहिए, तो सामने वाले के पास एक तो पेन होना चाहिए और जो चीज मेरे पास है उसको उस चीज की नीड होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे आपस में, एक्सचेंज। प्रॉब्लम इज दैट ऐसे पर्सन को ढूंढने में टाइम लगेगा। अब मुझे बताओ, मुझे ब्रेड चाहिए खाने के लिए, मुझे रोटी चाहिए खाने के लिए। सामने वाला पर्सन ढूंढूं जिसके पास रोटी हो, जिसके पास ब्रेड हो और उसको उस चीज की नीड हो जो चीज मेरे पास है। अब मुझे बताओ, ऐसा पर्सन ना मिला मुझे तो मैं तो मर गया भाई, मैं तो हो गया प्यारा ऊपर। अब मुझे नहीं पता स्वर्ग मिलेगा क्या मिलेगा, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग कुछ नहीं हो भी सकता। बेटी अभी छोटी है, सॉरी, बाद में मिलेंगे ऊपर। मदद, सिलेबस कंप्लीट करना है। और देखो, हाँ भगवान बैकअप मिल जाएगा, ऊपर से भेज दूंगा। अरे बस कहने से कुछ नहीं होगा, जो होना है वो हो जाएगा। फिलहाल सुन लो, अब पहला पॉइंट सुन लो। पहला क्या चलता था, बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम हटा दो, क्या आया मार्केट में, मेटल के कॉइन्स। मेटल के कॉइन्स का मतलब हमें कोई भी चीज खरीदने के लिए क्या देना पड़ता है, मेटल के कॉइन्स, दैट इज गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन्स। अब तीसरा पॉइंट, गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन्स में क्या प्रॉब्लम होने लगी,
एक तो बहुत ज्यादा स्केर्स थे, कम थे, दूसरा बेटा बहुत ज्यादा हैवी होता था, उनको कैरी करके ले जाना। तो बेटा मेटल के, इसके बाद क्या आया बेटा, मेटल के जो कॉइन्स थे इनको बैंक में क्या करो, डिपॉजिट। बैंक आपको क्या दे देगा, एक नोट, उस नोट को ले जाके आप मार्केट में क्या कर लो, उतनी वैल्यू से आप कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को परचेस कर लो। फिर बेटा फ्यूचर में क्या किया गया, इस नोट को और मेटल के कॉइन्स को क्या कर दिया, हटा दिया, इनका बीच में जो लिंक है इसको ब्रेक करा। और उस टाइम पे किस चीज का जन्म हुआ, फिएट मनी। फिएट मनी का मतलब वो करेंसी जो कौन छापता है, जिसके बदले हमें क्या देने की जरूरत नहीं है, गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन्स, दैट करेंसी इज नोन एज फिएट मनी। है तो एक तरीके का ये क्या, पेपर, जिसको हम क्या कह सकते हैं, एक तरीके से वर्थलेस, बेकार। लेकिन बेकार क्यों नहीं कह रहे, क्योंकि नेशन के सारे लोगों ने इसको क्या किया है, एक्सेप्ट। जब हम सब ने इसको एक्सेप्ट किया तो इस पेपर के साथ क्या अटैच हो गई, वैल्यू। अटैच की जगह वर्ड क्या आएगा, एस्क्राइब। अब 500 रुपए, इसका मतलब इस पेपर की वैल्यू कितनी है, 500। हम 500 रुपए से गुड्स एंड सर्विसेज क्या कर सकते हैं, परचेज। और सामने वाला इसको एक्सेप्ट करने से मना नहीं करेगा। आई होप क्लियर है। ये थ्योरी लिखी है तुम्हारे फिएट मनी के अंदर। क्लियर है सबको। अब लिखो और पॉइंट्स में आंसर लिखना, तुम्हारे मॉड्यूल ने पैराग्राफ में लिखा है। लिखो, हेडिंग डालो फिएट मनी, हेडिंग डालो प्लीज फिएट मनी। और इसमें बार्टर सिस्टम के बारे में लिखवा रखा है तुम्हारे मॉड्यूल ने। मैं तुम्हारे को बार्टर सिस्टम के बारे में नहीं लिखवा रहा, क्योंकि उसमें ऐसा कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आता है कि मैं तुम्हारे को पेन दे रहा हूं, रिवर्स में तुम मुझे पेंसिल दे रहे हो, ठीक है, और मुझे, एक मिनट, आपको किस चीज की नीड है, पेन की, और मुझे पेंसिल की, तो इस सिस्टम को क्या बोलेंगे भाई, इतना दिमाग में रख लेना। क्लियर है। लिखो फिएट मनी में पहला पॉइंट, फिएट मनी में पहला पॉइंट लिखो, गोल्ड एंड सिल्वर, ब्रैकेट में लिखना प्रीशियस मेटल। गोल्ड एंड सिल्वर, ब्रैकेट में लिखो प्रीशियस मेटल, ब्रैकेट बंद, वर द मेन करेंसी। गोल्ड एंड सिल्वर, ब्रैकेट में लिखो प्रीशियस मेटल, वर द मेन करेंसी पीपल यूज्ड। Gold and silver were the main currency people used. Full stop. Continuation में, gold and silver are heavy. Gold and silver are heavy, comma, दो, THOUGH. Gold and silver are heavy, दो, कॉमा लगा के दो, ओवर टाइम, जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया, ओवर टाइम, इंस्टेड ऑफ कैरिंग, दो, ओवर टाइम इंस्टेड ऑफ कैरिंग मेटल अराउंड, इंस्टेड ऑफ कैरिंग मेटल अराउंड एंड एक्सचेंजिंग इट, though instead of carrying metal around and exchanging it for goods and services, people found it more convenient, people found it more convenient to deposit these precious metal, कहां डिपॉजिट किया, एट फाइनेंशियल इंटरमीडियरी, ब्रैकेट में लिख लो बैंक। अब एक मिनट,
प्रॉब्लम क्या थी, हम मेटल के, दैट इज ये जो प्रीशियस मेटल के कॉइन्स थे, इनको कैरी करते थे तो बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती थी। क्यों डिफिकल्टी होती थी? बहुत ज्यादा क्या थे, ये हैवी थे, स्केयर्स के साथ साथ हैवी भी थे। तो बेटर ये है इनको क्या कर दो बैंक में डिपॉजिट, बैंक इसके बदले क्या देगा, नोट, और उस नोट पे जो वैल्यू लिखी होगी उससे हम गुड्स एंड सर्विसेज को क्या कर लेंगे, परचेज। ठीक है, अब मुझे बताओ इसके बाद ये सिस्टम के अंदर जो हमें नोट मिलता था और ये प्रीशियस मेटल, इन दोनों के बीच का जो लिंक था इसको क्या कर दिया, खत्म। और जब ये लिंक खत्म हुआ तो किस चीज का जन्म हुआ? तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ध्यान से लिखना लाइन, द पेपर क्लेम। बेटा पेपर क्लेम का मतलब क्या है? यहां पे जो गोल्ड एंड सिल्वर के कॉइन्स आप डिपॉजिट करते थे तो बैंक से आपको जो ये पेपर का नोट मिलता था, इसकी बात कर रहा है। द पेपर क्लेम ऑन प्रीशियस मेटल, द पेपर क्लेम ऑन प्रीशियस मेटल was D-Link. The paper claim on precious metal was D-Link. And when that link was broken, and when that link was broken, जब इस लिंक को ब्रोक कर दिया, and when that link was broken, fiat money was born. Fiat money was born. इसका मतलब ये जो लिंक ब्रोक किया, जैसे ये लिंक खत्म हुआ तो किस चीज का जन्म हुआ, फिएट मनी। अब फिएट मनी है क्या? एक तरीके से पेपर है जिसका क्या नहीं है, कुछ भी वर्थ, लेकिन इसको वर्थ क्यों दी गई? क्योंकि कलेक्टिवली पूरे नेशन ने इसको क्या किया, एक्सेप्ट। तो लिखो नेक्स्ट थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, फिएट मनी इज मटीरियली वर्थलेस। वर्ड पे फोकस कर लो। फिएट मनी इज मटीरियली वर्थलेस बट हैज वैल्यू। है तो बेटा ये एक पेपर जो वर्थलेस है, लेकिन इसके साथ क्या अटैच है, वैल्यू। तो यही बोल रहा है, फिएट मनी इज मटीरियली वर्थलेस बट हैज वैल्यू सिंपली बिकॉज नेशन collectively agrees, simply because nation collectively agrees to ascribe, वर्ड पे फोकस करना, ascribe का मतलब attach, because nation collectively agrees to ascribe value to it, to ascribe value to it। मुझे बताओ ये 500 रुपए का जो तुम्हारे पास एक नोट है 500 रुपए का, है तो एक तरीके का क्या ये एक पेपर जिसकी क्या नहीं है कुछ भी वर्थ। लेकिन एक मिनट, हम इसको 500 रुपए की वर्थ क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम सब लोगों ने मिलके इसको क्या करा, एक्सेप्ट करा। और अब हम सब लोग इसको क्या नहीं कर सकते, एक्सेप्ट करने से मना। तो वर्ड पे फोकस करो, क्या लिखा है, फिएट मनी इज मटीरियली वर्थलेस बट हैज वैल्यू सिंपली बिकॉज नेशन कलेक्टिवली एग्रीज टू एस्क्राइब वैल्यू टू इट। सब लोगों ने मिलकर इसको एक्सेप्ट किया, और जब हम सब लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया तो बेटा इसके साथ 500 रुपए की, दैट इज 500 का नोट है तो 500 की वैल्यू क्या हो गई इसके साथ, अटैच। अब मुझे बताओ, मैं मार्केट से कोई भी गुड्स खरीदता हूं 500 रुपए का, रिवर्स में मैं उसको 500 का नोट देता हूं, क्या वो एक्सेप्ट करने से मना करेगा? क्यों? है तो वर्थलेस। लेकिन एक मिनट, वर्थलेस है मैं मानता हूं, लेकिन सारे लोगों ने इसको क्या करा, एक्सेप्ट किया। और इसको बोलते हैं बेटा फिएट मनी। ये तुम्हारे को हिस्ट्री समझाई गई है कैसे मार्केट में मनी आया, और जब मनी नहीं था तब कौन सा सिस्टम चलता था।
सबसे पहला सिस्टम बार्टर के बाद मेटल के कॉइन्स के बदले सामान मिलता था, गुड्स एंड सर्विस। फिर मेटल के कॉइन्स में प्रॉब्लम थी, हैवी थे, स्केर्स थे, तो मेटल के कॉइन्स को कैरी करने में प्रॉब्लम आती थी। डिपॉजिट कर दो कहां? बैंक एक दे देगा नोट, पर्ची, पर्ची पे जो वैल्यू लिखी होगी उतनी वैल्यू से गुड्स एंड सर्विसेज क्या कर सकते हो? परचेज। फिर इस चीज को, दैट इज उस पर्ची को और गोल्ड एंड सिल्वर को क्या कर दिया? डीलिंग करके मार्केट में क्या आया? फिएट मनी। आज की डेट में आप सब लोगों को इस पेपर को लेने के लिए कोई गोल्ड एंड सिल्वर डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है पेपर, लेकिन पेपर को, पेपर के साथ क्या अटैच हो गई? वैल्यू, क्योंकि सब पूरे देश के लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया। दिस इज नोन एज फिएट मनी। एक सिंगल वर्ड में बोलूं, वो करेंसी जो आज के डेट में हम लोग यूज कर रहे हैं, उस करेंसी को क्या बोलते हैं? फिएट मनी। आई होप यहां तक क्लियर है। हेडिंग डालो, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, हेडिंग डालो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी। पढ़ाने की जरूरत नहीं है कायदे में टॉपिक, क्योंकि बहुत जनरल टॉपिक दे रखा है और डिटेल नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी पढ़ाने की वैसे जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि बिल्कुल बेसिक टॉपिक है, लेकिन आपके मॉड्यूल में दे रखा है, आपके मॉड्यूल में दे रखा है और एमसीक्यू पूछा जा सकता है, इसलिए तुम्हारे को ये कैरेक्टरिस्टिक्स मनी के दिमाग में रखनी पड़ेगी। सबसे पहले तो मुझे बस एक चीज का मतलब बताओ, जनरल पूछ रहा हूं, टॉपिक का कोई लेना देना नहीं है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स? मुझे पता था तुम लोगों का आंसर यही आएगा। अंग्रेजी नहीं पढ़ी? मैंने तो पढ़ी नहीं, मुझे तो पता नहीं, खैर ना मुझे पता अंग्रेजी को इंग्लिश बोलते हैं, अब वो लिटरेचर है, लैंग्वेज है, मुझे नहीं पता क्या डिफरेंस होता है दोनों में। सर हमें नहीं पता। एग्जाम में क्वेश्चन आता था फीचर्स, हम कैरेक्टरिस्टिक्स चेपते थे। एग्जाम में आता था कैरेक्टरिस्टिक्स, हम फीचर चेपते थे। हमें ना मतलब, और हम पास हो चुके, फालतू बकवास करने की जरूरत नहीं है। यही होता है, यही होता है ना। कितने जल्दी तुम्हारे दंत कांति के दांत दिखे। मैंने बोला बकवास करने की जरूरत नहीं है, मतलब मैं बकवास कर रहा हूं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ये देख आयुष खिल रहा है, बिल्कुल लड़का चमक रहा है। हंस ले अब आप क्यों हंस नहीं रहा? दोनों हाँ, इधर उधर मत देख। वो देख, वो मुंह छुपा के हंस रहा। अंश ऐसे मत हंस। अब क्यों? अरे तुम बस हो गया, इतना ही तुम लोगों को कॉन्फिडेंस था? जीरो। अब किसी के दांत दिखे, अब दांत ऐसे छुपाएंगे। ये क्या है भाई, चाइनीज क्यों बन रहे हो? चलो, अरे बस यार, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स में मतलब क्या होता है बस इतना बता दो। सर इंग्लिश पढ़ा रहे हो? हाँ। अब बोलो, सुन लो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं प्लीज सुनना, क्योंकि आगे ना प्रॉब्लम आएगी। इंटरमीडिएट लेवल पे तुम्हें ये कोई चीज बताएगा नहीं बेसिक, इसलिए बता रहा हूं कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर का मतलब क्या होता है। फॉर एग्जांपल बेटा, आप मार्केट से एक प्रोडक्ट परचेज करने जाते हो, फॉर एग्जांपल मोबाइल फोन, ठीक है। आप मोबाइल फोन परचेज करने गए, जिस भी वेंडर मतलब जिस शॉपकीपर के पास आप गए मोबाइल परचेज करने, उसने आपको बोला ये मोबाइल फोन है, इस मोबाइल फोन में 5G है, इस मोबाइल फोन में ब्लूटूथ है, इस मोबाइल फोन में इतनी इंटरनल स्टोरेज है। तो बेटा वो आपको क्या बता रहा है? फीचर्स। हाउ मोबाइल फोन इज, वर्ड पे फोकस करो। हाउ मोबाइल फोन इज, मोबाइल फोन कैसा है, इसको क्या बोलते हैं? फीचर्स। जब भी वेंडर के पास जाओगे कोई भी चीज खरीदने, वेंडर आपको उस प्रोडक्ट के क्या बताता है? फीचर्स। लेकिन सर कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब इसी लाइन को चेंज कर रहा हूं, हाउ मोबाइल। अच्छा, मोबाइल कैसा होना चाहिए इज नोन एज कैरेक्टरिस्टिक्स। बेसिक डिफरेंस है, सुनना जरा ध्यान से। मैं मोबाइल फोन बना रहा हूं, आई एम नॉट अ वेंडर, आई एम अ मैन्युफैक्चरर। मैं मोबाइल फोन बना रहा हूं, तो बेटा मैं क्या ध्यान में रख के मोबाइल फोन बनाऊंगा कि मोबाइल फोन में ये सारी चीजें होनी चाहिए।
तो बेटा मैन्युफैक्चरर, ध्यान से सुनो, मैन्युफैक्चरर जब भी कोई प्रोडक्ट बनाता है तो मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डालता है वो उसके अंदर, और जब उस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर देते हैं, लॉन्च करने के बाद यूज कौन करेगा, यूजर। तो यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बन जाती हैं, फीचर्स। बेटा समझो, मैं ये चीज बना रहा हूं तो ये कैसा होना चाहिए, ये क्या कहलाएंगे मेरे लिए, आप यूज कर रहे हो, आपके लिए क्या बन गए, फीचर्स। समझो, तो मनी कैसा होना चाहिए, आप तो यूज कर रहे हो ना। अब एक मिनट, मनी को प्रिंट कौन कर रहा है, आरबीआई। आरबीआई मतलब गवर्नमेंट कह सकता हूं। गवर्नमेंट जब मनी को क्या कर रहा होगा, प्रिंट, तो बेटा प्रिंट करते टाइम उसके अंदर क्या इनबिल्ट करेगा, कैरेक्टरिस्टिक्स, और हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज। तो वही कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे लिए क्या बन गई, फीचर्स। इसलिए तुम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स के बीच में इंटरचेंजेबली यूज करते हो। ये चीज तुम्हें किसी ने बताई नहीं होगी, लेकिन हर एक छोटे छोटे पॉइंट पे भी डिफरेंस है। जब तुम्हारा लेवल इंक्रीज होगा, इंटरमीडिएट से फाइनल में जाओगे, तो बेटा फीचर्स अलग होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स अलग होंगे। बनाने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, यूज करने वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से फीचर्स। समझो इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज समझाई है ये तुम्हें, ये चीज दिमाग में रखना। एक लाइन, हाउ मोबाइल फोन इज, हाउ मोबाइल फोन शुड बी, कैरेक्टरिस्टिक्स, एक ही लाइन है, उस लाइन का मतलब चेंज होते ही बेटा मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट हो गया। आई होप क्लियर है। हम क्या पढ़ रहे हैं, तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और हम लोग एक मिनट देखेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या सोच के मनी के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स इनबिल्ट करी, और यही कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बन गई होंगी, फीचर्स। अब देखो जरा ध्यान से, तुम्हें समझाया जान के मैंने ये, क्योंकि फ्यूचर में ना जैसे जैसे तुम्हारा लेवल इंक्रीज होगा, तुम लोग देखोगे हर चीज का मीनिंग डिफरेंट आएगा। तो फ्यूचर में तुम्हारे को याद रहेगा कि हमने कहीं ना कहीं ये चीज पढ़ी है। पहला, बिल्कुल सिंपल, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स मुझे बताओ क्या लिख रहा हूं, ध्यान से सुनो। जनरली वर्ड पे फोकस करना, कुछ भी नहीं है। क्या लिखा है मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी में, जर्नली एक्सेप्टेबल। इसका मतलब सब लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, हां या ना, कहानी खत्म। आरबीआई जब मनी को प्रिंट कर रहा था तो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स दिमाग में थी कि मनी को सब लोग क्या करें, एक्सेप्ट। दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल इज द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी। सेकंड पढ़ना जरा, क्या लिख रहा हूं, ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्ग लास्टिंग। बेटा मैं इसको क्या कर सकता हूं, स्टोर कर सकता हूं भाई, फ्यूचर तक स्टोर कर सकता हूं। क्या इसकी वैल्यू में कुछ गिरावट आएगी, नहीं। दैट इज ड्यूरेबिलिटी या लॉन्ग लास्टिंग। इसका मतलब स्टोर करके रख सकता हूं फॉर फ्यूचर रीयूज। दोनों बिल्कुल सिंपल हैं, तुम्हें इसकी डिटेल नहीं लिखनी, लेकिन ये पॉइंट्स दिमाग में रखने हैं। नेक्स्ट, थर्ड, एफर्टलेसली। क्या लिख रहा हूं प्लीज देख लो, एफर्टलेसली रिकॉग्नाइजेबल। बच्चा भी रिकॉग्नाइज कर सकता है। सुनना जरा, आपके पास ये एक नोट है, आपके पास एक ये नोट है, रिकॉग्नाइज कर सकते हो कौन से नोट की क्या वैल्यू है। तो क्या हो सकता है, बिना किसी के एफर्ट के आप इजीली क्या कर सकते हो, रिकॉग्नाइज कर सकते हो। कर रहे हो या नहीं कर रहे। एक काम करो, सामने वाला बोलता है 200 रुपीज, तो आप 500 रुपए दे दो, रिटर्न में चेंज मत लो, क्योंकि रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते ना। हम इजीली क्या कर पा रहे हैं बेटा, रिकॉग्नाइज। समझो, एक मिनट, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स लिखे हैं, लेकिन पॉइंट समझो। पहला, सब लोग इसको जनरली क्या कर रहे हैं, जब हम सबने इसको एक्सेप्ट किया तभी तो फिएट मनी कहलाता है। दूसरा पॉइंट बेटा कैसा है, ड्यूरेबल मतलब क्या, खराब नहीं होगा। खराब मतलब वैल्यू, वैल्यू की बात कर रहा है। इसका मतलब मैं आज 500 रुपए स्टोर करके रखता हूं, फ्यूचर में उस 500 रुपए की वैल्यू 200 रुपए हो जाएगी, 500 ही रहेगी ना। इसका मतलब बेटा मैं फ्यूचर में उसको क्या कर सकता हूं, रीयूज, स्टोर करके फ्यूचर में रीयूज। थर्ड पॉइंट बेटा,
बिना किसी एफर्ट के मैं इजीली क्या कर सकता हूं, रिकॉग्नाइज। आई होप यहां तक क्लियर है। एक मिनट, बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लेकिन पहले 3 लिखो, फिर अगली 3 समझा रहा हूं। हेडिंग डालो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी। और कुछ नहीं, अंदर डिटेल नहीं है, सिर्फ नाम नाम लिखने हैं। एक आध पॉइंट में डिटेल है, समझा दूंगा। तो लिखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मनी में पहला जर्नली एक्सेप्टेबल, जर्नली एक्सेप्टेबल। सेकंड लिखो ड्यूरेबल, ड्यूरेबल वर्ड आएगा, ड्यूरेबिलिटी नहीं है, ड्यूरेबल और लॉन्ग लास्टिंग, ड्यूरेबल और लॉन्ग लास्टिंग। थर्ड बेटा एफर्टलेसली रिकॉग्नाइजेबल, इजिली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं हम, एफर्टलेसली रिकॉग्नाइजेबल। हो गया। एक मिनट, फोर्थ आते हैं, देखो जरा ध्यान से, वर्ड पे फोकस करना। डिफिकल्ट, डिफिकल्ट टू काउंटर, डिफिकल्ट टू काउंटर फीट। सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काउंटर फीट? हम एक बात बताओ, क्या पब्लिक, पब्लिक का मतलब सब लोग, क्या सब लोग मनी को, क्या सब लोग मनी को प्रिंट कर सकते हैं? इसका मतलब काउंटर फीट का मतलब इसको हम लोग क्या नहीं कर सकते, रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस मतलब क्या, मेरे पास 500 का नोट है, उस 500 के नोट से मल्टीपल 500 के नोट्स की फोटोकॉपी करा के चला सकता हूं? इसका सिंपल सा मतलब है फेक करेंसी। फेक करेंसी मतलब काउंटर फीट। काउंटर फीट मतलब सब लोग नोटों को छाप सकते हैं, कौन छापेगा? आरबीआई। दैट इज डिफिकल्ट टू काउंटर फीट। काउंटर फीट का मतलब क्या नहीं कर सकते हम इसको, हम मतलब कौन? पीपल। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ, सुन लो, अब ध्यान से सुनना, वर्ड पे फोकस कर रहा हूं बेटा। जितनी हमारी वांट है, ये चीज तुम्हें मैंने बहुत पहले भी समझाई थी, फिर समझा रहा हूं। जितनी हमारी वांट है उसके कंपैरेटिवली हमारे पास, सुन लो, उसके कंपैरेटिवली हमारे पास जो मनी है वो हमेशा कम होगा। ध्यान से सुनो, जितनी हमारी क्या है बेटा, वांट, वांट्स जितनी भी हमारी हैं, उनके कंपैरेटिवली हमारे पास मनी क्या है, कम। बेटा यहां पे आएगा फिफ्थ इज रिलेटिवली, वर्ड पे फोकस करना, रिलेटिवली स्केर्स। इसका मतलब मनी कम है ऐसा नहीं बोल रहा, पैसा नहीं है ऐसा नहीं बोल रहा, पैसा है, लेकिन किससे कंपेयर करूं? वांट से। तो वांट के कंपैरेटिवली पैसा क्या रहता है, हमेशा कम। बेटा एक बात बताओ, मेरी वांट है BMW कार खरीदने की, है मेरे पास, अब मेरी वांट आ गई दूसरी रोल्स रॉयस, वो दे नहीं रहा, वो कह रहा है आपकी इतनी इनकम की बात नहीं, सीधे वर्ड में आपकी इतनी औकात नहीं है। अरे ऐसे समझो, और क्या। तुम्हें नहीं पता, रोल्स रॉयस मार्केट से परचेज करने जाओगे बेटा, ITR मांगता है, इनकम टैक्स रिटर्न, आपके पास 20 सर्वेंट होने चाहिए, हर चीज डिटेल। ऐसा नहीं बेचेगा वो रोल्स रॉयस। अमिताभ बच्चन तक को मना कर दिया था, पता होना चाहिए। सीरियसली बोल रहा हूं, न्यूज़पेपर पढ़ा करो। सर न्यूज़पेपर की बात कर रहे हो, हमें बुक पढ़ने की फुर्सत नहीं है, तुम फालतू की बकवास मत करो। इधर आओ वापस, ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। मनी हमेशा क्या होता है, रिलेटिवली स्केर्स। सर रिलेटिवली स्केर्स का मतलब मनी नहीं है ऐसा बोल रहे, मार्केट में पैसा है, लेकिन जितनी हमारी क्या है, वांट्स, उसके कंपैरेटिवली पैसा हमेशा कम होगा। सर मेरी वांट क्या है, BMW की कॉस्ट है 80 लाख, ठीक है, लेकिन मेरे पास 1 लाख है बस। अरे क्या हो गया, तो हंस रहे हो, इसमें क्या है, 1 लाख रुपए बोने क्या बताया, 80 लाख BMW की क्या है कॉस्ट, मेरे पास कितना है तो, लेकिन मेरी नीड के अकॉर्डिंग, मेरी जो दैट इज मेरी वांट के अकॉर्डिंग मेरे पास पैसा हमेशा क्या है, कम।
अब एक बात आओ, मेरे पास जब क्या आ जाएगा 80 लाख आ जाएगा, तो मेरी नीड के कंपेरेटिवली ये 80 लाख भी क्या हो जाएगा। तुमने पढ़ा होगा मैनेजमेंट का एक फंडा है मैस्लोज नीड हायरार्की। जैसे जैसे हमारी क्या बढ़ती रहती है डिमांड्स, कहीं ना कहीं जैसे जैसे हमारे पास, एक मिनट, जितना हमारे पास आज पैसा है उससे ज्यादा हमारी क्या होंगी वांट्स होंगी। इसको क्या बोलते हैं रिलेटिवली स्केर्स। और एक बात, इसका मतलब क्या है, पैसा है मना नहीं कर रहा, लेकिन नीड या वांट के कंपैरेटिवली हमेशा पैसा क्या होगा कम होगा। क्लियर है दोनों। इसका मतलब फिफ्थ क्या लिखा है, फोर्थ क्या लिखा है, डिफिकल्ट टू काउंटरफीट। काउंटरफीट का मतलब कोई भी पब्लिक पैसे को रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। नेक्स्ट क्या लिखा है, रिलेटिवली स्केर्स। रिलेटिवली स्केर्स मतलब पैसा नहीं है ऐसा बोल रहे हैं, पैसा है लेकिन हमारी वांट के कंपैरेटिवली हमेशा कम है। नेक्स्ट हाथ क्या समझ लो, क्या लिख रहा है, डिविजिबल। क्या बोल रहा है बेटा, डिविजिबल। सर डिविजिबल मतलब समझो, मेरे पास, एक मिनट, मेरे पास 200 रुपीस का नोट है, मैं इस नोट को 2 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, 100 के 2 नोट कर दिए। मुझे बताओ, मैंने अगर 200 को ब्रेक करा, 100 के 2 बना दिए, क्या इन दोनों को कंबाइंड करके वैल्यू कम हो रही है 200 से? वैल्यू तो सेम रहेगी। तो नेक्स्ट पॉइंट इज दैट अगर आप मनी को क्या करते हो, डिवाइड करते हो इक्वल पार्ट्स में, तो उसकी वैल्यू कम नहीं होगी। इसका एक एग्जांपल और, मैं बेटा 50-50 के 4 कर दूं, तब भी वैल्यू क्या रहेगी, सेम। समझ आया वर्ड? तो लिखो जरा फोर्थ लिखो, डिफिकल्ट टू काउंटरफीट। स्पेलिंग ध्यान से लिख लेना, डिफिकल्ट टू काउंटरफीट, दैट इज कंटिन्यूशन में, इसी में, दैट इज नॉट easily reproduce, difficult to counterfeit, that is not easily reproduced by people, that is not easily reproduced by people। क्या सब लोग आसानी से इसको छाप सकते हैं? नहीं। नेक्स्ट लिखो, वर्ड क्या लिखोगे नेक्स्ट, दैट इज नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज व्हाट, रिलेटिवली स्केर्स। लिखो रिलेटिवली स्केर्स। इसका मतलब क्या होता है, पैसा नहीं है ऐसा बोल रहा हूं, पैसा है लेकिन हमारी वांट के कंपैरेटिवली हमेशा क्या रहेगा, कम। तो लिखो रिलेटिवली स्केर्स, रिलेटिवली स्केर्स, बट कंटिन्यूशन में लिखना, बट हैज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, बट हैज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इसका मतलब सप्लाई तो है पैसे की, मना नहीं कर रहे, लेकिन हमारी वांट के कंपैरेटिवली हमेशा क्या होगा, कम। नेक्स्ट लिखो सिक्स्थ, नेक्स्ट लिखो सिक्स्थ, इंपॉर्टेंट है, डिविजिबल इनटू स्मॉलर पार्ट्स, डिविजिबल इनटू स्मॉलर पार्ट्स, और फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब ये पार्ट्स ही तो हो गए बेटा, 200 के 100 के मैंने 2 क्या कर दिए, पार्ट कर दिए, या फ्रैक्शन। या 50-50 के कितने हो गए बेटा, 4। तो यही बोल रहा है, डिविजिबल इनटू स्मॉलर पार्ट्स और फ्रैक्शन विदाउट लूजिंग वैल्यू, विदाउट लूजिंग वैल्यू। कहानी खत्म, 1-2 और लिख लो, बिल्कुल सिंपल है। लिख रहा है पोर्टेबल। पोर्टेबल का मतलब क्या होता है, पोर्टेबल का मतलब है इजीली आप इसको क्या कर सकते हो, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे क्या कर सकते हो, ट्रांसफर या ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। आप मुझे बताओ, आप अपनी पॉकेट में
पैसा लेके एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जा सकते हो, इसको बोलते हैं पोर्टेबल। और लास्ट एक और आता है बेटा जिसको बोलते हैं यूनिफॉर्मिटी। यूनिफॉर्मिटी का मतलब है क्या इसको सब लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं, यस या नो। कहने का मतलब है हर चीज के लिए ये क्या है, एक, हर चीज के लिए बेटा क्या है, ये कॉमन बेस, दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्मिटी बोलते हैं इसको एक्चुअल में। हर चीज का एक क्या होगा बेटा, प्राइस, और उस प्राइस के बदले आप क्या दोगे, पैसा। क्लियर है? लिखो नेक्स्ट, 7th लिखो बेटा, पोर्टेबल और इजिली ट्रांसपोर्टेड। पोर्टेबल और इजिली ट्रांसपोर्टेड। और लास्ट लिखो यूनिफॉर्मिटी। लास्ट लिखो बेटा यूनिफॉर्मिटी। चलिए आज के लेक्चर को यहीं रोक रहा हूं, इससे आगे का पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आई थिंक आपके लॉ वाले सर आ चुके हैं, तो इससे आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन गुड बाय।